नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम हमारे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कॉल डेटा रिकॉर्ड को कैसे एनालिसिस करते हैं देखेंगे। हम यहाँ आपको यह बताएंगे कि कॉल डेटा रिकॉर्ड होता क्या है और इसको कैसे एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हम हमारे द्वारा बनाए गए CBFS CDR एनालिस्ट सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे। हमने यह सॉफ्टवेयर आप लोगों की सहायता से या आप लोगों के द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से ही बनाया है। आज हमें लगभग 8 साल से ज़्यादा का अनुभव है और हम निरंतर आपसे प्राप्त जानकारियों के माध्यम से इस सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज यदि आपको लगता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में आप कुछ और भी जुड़वाना चाहते हैं तो आप हमें कभी भी स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके अपनी जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल आज हम CDR कैसे एनालिसिस करते हैं देखेंगे और समझेंगे। कॉल डेटा रिकॉर्ड का विश्लेषण कैसे करें। कॉल डेटा रिकॉर्ड का विश्लेषण करने से पहले हमें यह पता होना आवश्यक है कि कॉल डेटा रिकॉर्ड होता क्या है। हम जो मोबाइल उपयोग में लेते हैं उससे किए जाने वाले सभी कॉल्स या उस पर आने वाले सभी कॉल्स का एक रिकॉर्ड डाटा फाइल के रूप में हमारे ऑपरेटर के पास में उपलब्ध होता है। इस डेटा फाइल को ही हम कॉल डेटा रिकॉर्ड कहते हैं। अब हमें यह भी जानना आवश्यक है कि यह डेटा फाइल किस फॉर्मेट में हमें उपलब्ध होती है और यह कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। यह फाइलें हमें अधिकतर एक्सेल फॉर्मेट में उपलब्ध होती है। यह डेटा फाइल कई प्रकार की होती है, जैसे पहली व्यक्ति के मोबाइल नंबर की, दूसरी उसके मोबाइल के IMEI नंबर की, तीसरी उस मोबाइल टावर की जिस टावर के नेटवर्क से वह जुड़ा है। इस तीसरे तरीके की डाटा फाइल को हम टावर डंप या BTS फाइल भी कहते हैं। इस डेटा फाइल में हमें दोनों पार्टियों के कॉन्टैक्ट नंबर मिलते हैं जिनके बीच में संपर्क हुआ है। साथ ही हमें संपर्क की दिनांक, समय व अवधि सेकंड में भी उपलब्ध होती है। यहां हमें टावर ID, जिस टावर से वह कनेक्टेड था, वह कॉल का प्रकार, इनकमिंग, आउटगोइंग, SMS, IMEI नंबर, मोबाइल का यूनिक नंबर, IMSI नंबर, सिम का यूनिक नंबर के साथ यदि कॉल रोमिंग में गया है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इस डाटा फाइल में उपलब्ध होती है। यह कॉल डेटा रिकॉर्ड फाइल कैसे मंगवाई जाती है और कितनी अवधि की मंगवाई जा सकती है। यह फाइल डिस्ट्रिक्ट SP साहब की मेल से ऑपरेटर एयरटेल, जियो आदि को मेल करने पर प्रकरण की संख्या बताते हुए मंगवा सकते हैं। यह फाइल अधिकतम 1 वर्ष पुरानी मंगवाई जा सकती है। यहां पर हमने ऊपर एक कॉल डेटा रिकॉर्ड का प्रारूप दिखाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला कॉलम है वह कॉलिंग पार्टी का है, मतलब जिसने कॉल किया है। दूसरा कॉल पार्टी का है, मतलब जिसके पास कॉल आया है। उसके बाद में कॉल की दिनांक व कॉल का समय, साथ में अवधि का भी कॉलम दिखा रखा है। अगले कॉलम में फर्स्ट टावर ID व दूसरे कॉलम में
लास्ट टावर आईडी दिखा रखी है जब भी उपभोक्ता का कॉल प्रारंभ हुआ और जब कॉल समाप्त हुआ। इस बीच में यदि उपभोक्ता का टावर चेंज होता है तो लास्ट टावर आईडी में वह आईडी दिखाई देती है जिस टावर आईडी में कॉल समाप्त हुआ है। फर्स्ट टावर आईडी व लास्ट टावर आईडी कॉलम के बाद कॉल टाइप का कॉलम होता है। इस कॉलम से यह पता चलता है कि कॉल इनकमिंग है या आउटगोइंग है, या फिर एसएमएस इनकमिंग है या आउटगोइंग है। उसके बाद IMEI का कॉलम है। यह एक मोबाइल का यूनिक नंबर होता है और उसके बाद वाला कॉलम IMSI का है। यह एक सिम का यूनिक नंबर होता है। उसके बाद एक अन्य कॉलम रोमिंग का है। यदि उपभोक्ता किसी कारणवश अपने होम नेटवर्क से बाहर जाता है और यदि किसी अन्य सर्किल व नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो रोमिंग कॉलम में हमें वह सर्किल व नेटवर्क दिखाई देता है, जिसके आधार पर ही हम टावर आईडी का एड्रेस निकाल पाते हैं। यहां आपको ऊपर दिखाए गए प्रारूप में दो कॉलम्स के बारे में अधिक जानना आवश्यक है। पहला टावर आईडी और दूसरा कॉल टाइप। टावर आईडी यदि पूरी लिखी है तो वह एक यूनिक टावर आईडी होती है जिसके माध्यम से हम उसका एड्रेस व लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल पाते हैं। टावर आईडी के प्रारंभिक क्रमांक हमें उसका नेटवर्क और सर्किल दर्शाते हैं, जैसे 404/405 मोबाइल कंट्री कोड को दर्शाते हैं। यह दोनों ही क्रमांक भारत के हैं। इसके बाद मोबाइल नेटवर्क कोड दिखाई देता है, जैसे 404-70। यह कोड राजस्थान एयरटेल को दर्शाता है। मतलब प्रारंभिक क्रमांक से हमें टावर किस देश का है, राज्य का है और किस ऑपरेटर का है पता चलता है। अब हम बात करते हैं कॉल टाइप की। इस कॉलम के माध्यम से हमें कॉल के प्रकार के बारे में पता चलता है कि वह इनकमिंग कॉल है या फिर आउटगोइंग कॉल है, या वह इनकमिंग एसएमएस है या फिर आउटगोइंग एसएमएस है, या फिर यदि उपभोक्ता रोमिंग में गया है तो इसी प्रकार हमें रोमिंग के टाइप भी प्राप्त होते हैं। अब यहाँ वास्तविक में हमें जो प्रॉब्लम आती है वह आती है कि कॉल टाइप के कॉलम में जो नाम ऑपरेटर द्वारा भेजे जाते हैं वह अलग अलग ऑपरेटर के अलग अलग नाम होते हैं, जिनको याद रखना बहुत कठिन होता है। इसके लिए या जो डेटा हमने देखा उसको और बेहतर समझने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम आपको हमारा CBFS CDR एनालिस्ट सॉफ्टवेयर दिखाने जा रहे हैं। हमें सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा। उसके लिए आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया है वह डालकर आप लॉगिन करें। अधिकतर यूजर नेम CDR और पासवर्ड एडमिन होता है। यदि आप में से किसी के पास हमारा CBFS CDR एनालिस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर सबमिट करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर की न्यू स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें दाईं साइड में आपको ऊपर की तरफ CDR प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। वहां पर जो पहला ऑप्शन है IMEI/mobile-CDR, उस पर आपको क्लिक करना है। यहां हम सर्वप्रथम
CDR फाइल को कैसे एनालिसिस करते हैं सीखेंगे। इस प्रथम ऑप्शन के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर की या उसके मोबाइल के IMEI नंबर की CDR फाइल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ही उस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो एक छोटी विंडो आपके सामने आएगी। उस विंडो में आपको जिस केस पर आप काम कर रहे हैं उसका कोई FIR नंबर या उस केस से संबंधित कोई भी ऐसा नाम जो आपको याद रहे डालना है, जिससे आप भविष्य में कभी भी उस इन्वेस्टिगेशन को पुनः देखना चाहें तो आसानी से देख सकें। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में यदि एक बार आपने कोई डेटा इंसर्ट कर दिया, वह तब तक सॉफ्टवेयर में रहता है जब तक आप स्वयं उसे डिलीट नहीं कर देते। उसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे, एक नई स्क्रीन आपको दिखेगी जिसमें दाईं साइड में ऊपर की तरफ ऐड शीट लिखा होगा। उस ऐड शीट पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटी सी विंडो दिखेगी जिसमें आपको शीट का टाइप सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि यहां हम CDR फाइल्स को एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए पहला ऑप्शन CDR/BTS फाइल सेलेक्ट करेंगे। अब सामने आ रही नई स्क्रीन में हमें ऊपर की तरफ एक बटन ऐड फाइल के नाम से दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करके हमें हमारे सिस्टम में उपलब्ध CDR फाइल को सेलेक्ट करना होगा जो आपने मोबाइल ऑपरेटर से मेल द्वारा मंगवाई है। जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको कंप्यूटर में उस फाइल को खोजकर सेलेक्ट करना होगा जिस फाइल को आप एनालिसिस करना चाहते हो। उसके बाद ओपन बटन दबाना होगा। यहां पर आप एक या एक से अधिक फाइलों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे एक साथ कई फाइलें एनालिसिस हो सकें। ओपन बटन दबाते ही वह फाइल सेलेक्ट हो जाएगी और स्क्रीन पर आपको दिखने लगेगी। यहां अभी तक हमें यह नहीं पता कि वह फाइल किस सर्किल और नेटवर्क की है। यहां सर्किल का मतलब स्टेट से है और नेटवर्क का मतलब ऑपरेटर एयरटेल, जियो आदि से है। सर्किल एवं नेटवर्क जानने के लिए और फाइल को एनालिसिस करने के लिए हमें ऊपर की तरफ एक बटन दिखाई देगा, फिल ऑपरेटर एंड सर्किल। हमें इस बटन को क्लिक करना है। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल के सामने सर्किल एवं नेटवर्क ऑटोमेटिक दिखाई देने लगता है। कभी कभी किसी टेक्निकल वजह से यदि सर्किल एवं नेटवर्क नहीं आए तो आप फाइल के नाम के आगे देखें, आपको ऑल लिखा दिखाई देगा। वहां क्लिक करके आप मैन्युअली नेटवर्क एवं सर्किल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेटवर्क एवं सर्किल सेलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे बीच में कुछ कॉलम्स के नाम लिखे हैं जो कॉल डेटा रिकॉर्ड फाइल्स में आते हैं। वहां सभी जगह पर राइट क्लिक का साइन भी दिख रहा है। यहां राइट क्लिक का अभिप्राय है कि आपने जो फाइल ओपन की है उसमें जो कॉलम्स के नाम हैं वह हमारे सॉफ्टवेयर में उपलब्ध कॉलम्स के नामों से मिल रहे हैं। यदि यहां किसी कॉलम के नाम पर राइट क्लिक नहीं है, मतलब
जो फाइल आपने ओपन की है उसमें जो कॉलम का नाम आपके ऑपरेटर की तरफ से आया है वह हमारे सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में नहीं है। अतः इसके लिए हमें सबसे पहले वह कॉलम का नाम हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद ही आप ओपन की गई फाइल को एनालिसिस कर सकेंगे। अधिकतर ऐसा नहीं होता कि आपको कोई कॉलम का नाम ऐड करना पड़े, क्योंकि हम निरंतर हमारे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहते हैं और इस तरीके के आने वाले सभी नामों को हम स्वतः ही सॉफ्टवेयर में ऐड कर देते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसा ना हो तो आप स्वयं अपने स्तर पर उस कॉलम के नाम को सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले उस डेटा शीट को ओपन करना पड़ेगा जो आपके ऑपरेटर के द्वारा आपको भेजी गई है। जब आप उसे ओपन करेंगे तो वह कॉलम जिसमें राइट क्लिक नहीं आया था उस कॉलम के नाम को कॉपी कर लें और फिर पुनः सॉफ्टवेयर में जाएं। वहां आपको जैसा हमने स्क्रीन में दिखा रखा है एक सेटिंग के नाम से मेनू दिखेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे एक और सब मेन्यू दिखाई देगा हेडर मास्टर के नाम से, आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको एक नई विंडो दिखाई देगी जिसमें आपको एक्सेल शीट में आने वाले सभी कॉलम हेडर साइड में दिखेंगे। अब आपको इन सभी हेडरों में उस हेडर को सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप यह नया नाम ऐड करना चाहते हैं। जैसे ही आप हेडर सेलेक्ट करेंगे राइट साइड में आपको सब हेडर का कॉलम दिखने लगेगा जिसमें कुछ सब हेडर नाम पहले से मौजूद होंगे। यह वह नाम है जो पहले से ही इस सॉफ्टवेयर में डले हुए हैं। अब हमने जो कॉलम का नाम कॉपी किया है वह हमारे डेटाबेस में नहीं है। अतः उसे जोड़ने के लिए कॉपी किए गए कॉलम के नाम को वहां उपलब्ध एक टेक्स्ट बॉक्स जिसका नाम ऐड हेडर एंड कॉलम है उसमें पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे दिए गए ऐड कॉलम बटन को दबाएंगे। इससे वह कॉलम का नाम हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अब हम ओपन हुई फाइल जिसमें कॉलम के नाम पर राइट क्लिक नहीं आ रहा था पुनः देखेंगे तो अब हमें वहां राइट क्लिक का निशान दिखाई देगा। यह सब करने में हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर को बंद व फिर से चालू करना पड़े, लेकिन यदि एक बार आपके सारे कॉलम्स पर राइट क्लिक आ गया तो आप आसानी से अपनी कॉल डेटा रिकॉर्ड फाइल को एनालिसिस कर पाएंगे। या हो सकता है कि सभी कॉलम्स पर पहले से ही राइट क्लिक का निशान आ रहा हो, तब आपको कोई भी कॉलम्स के नाम को ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां नीचे आपको दो चेकबॉक्स दिखाई देंगे, पहला सब्सक्राइबर डिटेल, दूसरा टावर डिटेल। टावर डिटेल वाले चेकबॉक्स में पहले से ही राइट क्लिक लगा होता है क्योंकि हमारे पास में जो कॉल डेटा रिकॉर्ड की फाइल ऑपरेटर के पास से आई है उसमें केवल टावर की आईडी होती है, उसका एड्रेस व लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं होता है। अतः सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमें वह इंफॉर्मेशन भी उपलब्ध हो पाती है, इसलिए हमें टावर डिटेल पर राइट क्लिक करना होता है। सब्सक्राइबर डिटेल, यदि आपके पास में सब्सक्राइबर डेटा है तो आप सब्सक्राइबर डिटेल वाले चेकबॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे जब फाइल एनालिसिस होकर आपको दिखेगी तब आपको किन दो व्यक्तियों के बीच में संपर्क हुआ है उनका नाम व पता भी दिखाई देगा।
उसके नीचे आपको एक सेटिंग का चेकबॉक्स दिख रहा होगा। इसमें यदि हम लोग राइट क्लिक करते हैं तब रोमिंग विंडो, जहां पर हमें रोमिंग में आ रहे कॉलम के नामों को सॉफ्टवेयर में उपलब्ध सर्किल एवं नेटवर्क के नामों से मिलान करना पड़ता है, वह विंडो आपके सामने प्रदर्शित नहीं की जाएगी जब यदि सारे नाम स्वतः ही भरे होंगे। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन दिख रहा होगा स्वैपिंग के नाम से। अधिकतर इसमें ऑटो स्वैपिंग का ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी यदि हमारे पास में जो कॉल डेटा रिकॉर्ड फाइल आई है उसमें ए पार्टी एवं बी पार्टी कॉल टाइप के आधार पर चेंज नहीं होती है, तो हमें नो स्वैपिंग का ऑप्शन चुनना पड़ता है। इसके बाद अगला ऑप्शन नंबर ऑफ चैनल का है। यदि मान लीजिए आप एक से अधिक सीडीआर फाइल्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तब यदि आप चाहते हैं कि एक से अधिक फाइल एक साथ समानांतर एनालाइज हो जाए, तब हम हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता के अनुसार नंबर ऑफ चैनल को बढ़ा सकते हैं। आपको यहां जो ऑप्शंस बताए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हर समय ये सभी ऑप्शंस सेलेक्ट करने पड़े। जिसकी जरूरत हो आप वही ऑप्शन काम में लें। हम तो आपको केवल सभी चीजों से अवगत कराना चाहते हैं, इसलिए हर एक ऑप्शन के बारे में आपको बता रहे हैं। इन सब के बाद में हमें एक बटन दाईं ओर दिख रहा है सेलेक्ट एंड गो के नाम से। हमें उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही फाइल्स एनालिसिस होना शुरू हो जाएंगी और जैसे ही एनालिसिस कंप्लीट होगा आपको सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन दिखाई देगी, जहां पर आपको एनालिसिस फाइल तरह तरह की रिपोर्टों के रूप में दिखाई देगी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यदि कॉल डेटा फाइल में रोमिंग के कॉलम में यदि कोई नाम आता है तो हमें उस नाम को हमारे सॉफ्टवेयर में उपलब्ध सर्किल एवं नेटवर्क के नाम से मिलान करना पड़ता है। तो आपके सामने यह वही विंडो है जिसमें हमें ऐसा करना होता है। यहाँ लेफ्ट साइड में जो नाम दिख रहे हैं वह आपके डेटा फाइल के हैं, वह राइट साइड में आपको सभी सर्किल एवं नेटवर्क के नाम दिए गए हैं, जिनसे आप उन नामों का मिलान कर सकें। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके डेटा फाइल में जो टावर आईडी आती है उसका एड्रेस सही तरीके से दिखाया जा सके। अब आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वह सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन है। यहां पर आपने जो फाइल एनालिसिस की थी वह एनालिसिस होकर नीचे भिन्न भिन्न रिपोर्टों में दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम पहली रिपोर्ट की बात करते हैं जो करेक्टेड के नाम से है। यहाँ करेक्टेड फाइल में हमें सभी टावर आईडी का एड्रेस दिखता है और साथ ही में हमें टावर का लैटिट्यूड व लॉन्गिट्यूड भी दिखाई देता है। यहाँ पर कॉल टाइप भी एक सरल भाषा में हमें दिखाई देता है, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि कॉल इनकमिंग है या आउटगोइंग है। यहाँ एक कॉलम टोटल कॉल्स का है, जिससे हमें हमारे पास आए डाटा में से पर्टिकुलर नंबर से कितनी बार कनेक्टिविटी हुई पता चलता है। यहां पर वह दोनों पार्टी जिनके बीच में संपर्क हुआ है, यदि हमारे पास सब्सक्राइबर डेटा है तो उनका भी एड्रेस हमें यहां दिखाई देता है। इसके अलावा दिनांक, समय व कॉल की अवधि भी दिखाई जाती है। इसके बाद जो अन्य रिपोर्ट है वह मैक्स कॉल के नाम से है। जैसे कि रिपोर्ट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यह रिपोर्ट हमें मैक्सिमम कॉल्स की इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएगी। मतलब जिस भी व्यक्ति की सीडीआर
हम एनालिसिस कर रहे हैं उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा किससे बात की एवं उससे सबसे पहले कब बात करी थी और लास्ट कब बात हुई है। इसके अलावा कॉल इन कितने हैं, कॉल आउट कितने हैं, एसएमएस कितने हैं, इन सभी की इंफॉर्मेशन आपको इस रिपोर्ट में दिखाई जाती है। यह रिपोर्ट सबसे पहले सबसे ज्यादा कॉल्स, उसके बाद में उससे कम कॉल्स, फिर उससे कम के क्रम में दिखाई जाती है। यहां प्रथम रिकॉर्ड उसी व्यक्ति का है जिसकी सीडीआर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अतः प्रथम रिकॉर्ड को हमें छोड़ना होता है। फिर आपको एक नई रिपोर्ट मैक्स लोकेशन के नाम से दिख रही है। इसमें वह व्यक्ति जिसकी सीडीआर हम एनालिसिस कर रहे हैं वह किस लोकेशन पर रहकर सबसे ज्यादा कॉल करता है यह देख सकते हैं। यहां पर हम उस लोकेशन का सबसे पहला कॉल कौन सी दिनांक को हुआ और अंतिम कॉल कौन सी दिनांक को हुआ यह सब देख सकते हैं। इसी प्रकार यह रिपोर्ट भी ज्यादा से कम के क्रम में बनाई गई है, मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा कॉल करने वाली लोकेशन, उसके बाद में उससे कम, फिर उससे भी कम के क्रम में है। फिर एक नई रिपोर्ट है मैक्स सर्किल कॉल। इस रिपोर्ट में हम जिस व्यक्ति की सीडीआर फाइल एनालिसिस कर रहे हैं उसका संपर्क किस किस स्टेट में है हम देख सकते हैं, मतलब उस व्यक्ति ने किस किस स्टेट में कॉल किया है या फिर किस किस स्टेट से उसके पास कॉल आए हैं। इसके अलावा हम यह भी देख सकते हैं कि इनकमिंग कॉल कितने हैं, आउटगोइंग कितने हैं और एसएमएस कितने हैं। इसके अलावा यहां ऊपर एक खाली सर्किल का नाम आपको कंपनी द्वारा भेजे गए संदेशों को प्रदर्शित कर रहा है। फिर हम अगली रिपोर्ट देखते हैं, डेली फर्स्ट लास्ट। यह रिपोर्ट प्रतिदिन व्यक्ति द्वारा किए जा रहे या उसके पास आ रहे प्रथम कॉल व अंतिम कॉल को दर्शाती है, मतलब आपने जितने भी दिन की सीडीआर फाइल मंगवाई है उसमें व्यक्ति से पहला संपर्क किसका हुआ और अंतिम संपर्क किसका हुआ यह डिटेल आपको इस रिपोर्ट में दिखाई देती है। फिर अगली रिपोर्ट मैक्स ड्यूरेशन के नाम से है। इसमें हमें व्यक्ति द्वारा सबसे ज्यादा किससे संपर्क किया गया समय अनुसार दर्शाती है। यहां सबसे पहले वह नंबर दिखाई देता है जिससे सबसे ज्यादा बात हुई, उसके बाद में उससे कम और फिर उससे भी कम के क्रम में हमें डाटा दिखाई देता है। यहां पर भी उस नंबर से सर्वप्रथम कब बात हुई और अंतिम बात कब हुई यह भी दिखता है। इसके अलावा इनकमिंग कॉल कितने समय के थे, आउटगोइंग कॉल कितने समय के थे यह भी हमें दिखाई देता है। उसके बाद मैक्स IMEI की रिपोर्ट है। इसमें यदि व्यक्ति ने एक से अधिक IMEI का इस्तेमाल किया है तो वह इस रिपोर्ट में हमें दिखाई देगा, मतलब यदि व्यक्ति ने समय समय पर अपने सिम का स्लॉट चेंज किया है अथवा अलग अलग फोन में लगाया है तो इस रिपोर्ट में हम वह देख सकते हैं। उसके बाद डेली IMEI ट्रैकिंग के नाम से रिपोर्ट है। इसमें व्यक्ति ने जब जब सिम को एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में चेंज किया तब तब उसकी लोकेशन क्या थी और किस दिनांक और किस समय पर यह सब चेंज किया हम यह देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो रिपोर्ट है वह डेली फर्स्ट लास्ट लोकेशन के नाम से है। इसमें हम व्यक्ति की पहली लोकेशन वह व्यक्ति की अंतिम लोकेशन प्रत्येक दिन के अनुसार दिखाते हैं, मतलब प्रत्येक दिन जब भी पहली बार किसी से संपर्क हुआ तब व्यक्ति की लोकेशन क्या थी और जब उसी दिन अंतिम संपर्क किसी से हुआ तब व्यक्ति की लोकेशन क्या थी, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। फिर रोमिंग के नाम से रिपोर्ट है।
इसमें जिस भी व्यक्ति की सीडीआर हम एनालिसिस कर रहे हैं, यदि वह रोमिंग में गया है तो रोमिंग कॉल्स की कंप्लीट डिटेल हम इस रिपोर्ट में आपको अलग से दिखाते हैं। फिर एक अन्य रिपोर्ट है लिंक एनालिसिस के नाम से। यह रिपोर्ट दोनों व्यक्तियों के बीच में हुए संपर्कों को ग्राफिकली दिखाती है। इसमें अलग अलग कलर कॉल इनकमिंग, कॉल आउटगोइंग आदि को दर्शाता है। अधिकतर यह रिपोर्ट कम डाटा होने पर देखी जाती है, जिससे आसानी से आप व्यक्ति के संपर्क को देख सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो डेटा फाइल हमने अपलोड की थी उसकी भिन्न भिन्न रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली। इसके अलावा हम खुद के स्तर पर अलग अलग और भी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर ऊपर की तरफ सर्च एंड फिल्टर क्राइटेरिया आपको दिया गया है। इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स एवं फिल्टर हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं जो सर्च नंबर के नाम से है। टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई भी एक नंबर या एक से अधिक नंबर कॉमा लगाकर लिख सकते हैं, और जब आपने जो नंबर सर्च नंबर में डाला है, यदि उस नंबर को एनालिसिस की गई फाइल में हम देखना चाहते हैं कि क्या वो नंबर उस फाइल में है, तो हम सर्च बटन दबाकर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स टावर आईडी का है। यहाँ पर हम टावर आईडी डालकर सर्च कर सकते हैं, और तीसरा टेक्स्ट बॉक्स में हम किसी आईपी को आईपी एड्रेस के टेक्स्ट बॉक्स में डालकर भी सर्च कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जीपीआरएस या आईपीडीआर फाइल्स होना जरूरी है। उसके बाद आप एक अन्य ड्रॉप डाउन देख रहे हैं जो ड्यूरेशन के नाम से है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए यदि आप छोटे कॉल व बड़े कॉल देखना चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं, मतलब वह कॉल जो कुछ सेकंड के ही थे या वह कॉल जो कई घंटों के थे, आप देख सकते हैं। और आगे सेलेक्ट सर्किल, यहाँ पर आप सर्किल वाइज देख सकते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट के व्यक्तियों से हुए संपर्क को देखना चाहते हैं तो सर्किल सेलेक्ट करते हुए सर्च करेंगे तो आपको उस स्टेट में हुए संपर्कों का डेटा दिखाई देगा। इसके अलावा आप यहाँ IMEI या IMSI के द्वारा भी डेटा सर्च कर सकते हैं। इसके बाद डेट फ्रॉम डेट टू है। यदि आप डाटा को किसी विशेष दिनांक व विशेष समय के अनुसार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर यदि आप कुछ दिनों में एक पर्टिकुलर टाइम का, जैसे रात को 12 से सुबह 5 बजे तक का कई दिनों का डाटा केवल उसी समय का देखना चाहते हैं तो आप टाइम स्पेसिफिक एवरी डेट पर राइट क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। फिर आपको यूनिक फंक्शन का फिल्टर दे रखा है। आप इसमें यदि किसी पर्टिकुलर दिनांक व समय में यह देखना चाहें कि कॉल उस ड्यूरेशन के बीच में ही आया हो, ना पहले आया हो ना उसके बाद आया हो, यह भी आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर आप कॉल टाइप के आधार पर भी अपना डेटा सर्च कर सकते हैं, जैसे कि कॉल इन, कॉल आउट आदि। उसके बाद यहाँ एक डिलीट जंक का बटन दिखाई दे रहा है। यह ऑप्शन हमारी डाटा फाइल में उपलब्ध वह सभी नंबर जो 10 अंकों से ज़्यादा हैं या कम हैं, उन सभी को एक साथ डिलीट कर देता है। उसके अलावा एक बटन न्यू नंबर के नाम से भी दिया हुआ है। इसके माध्यम से यदि हम यह देखना चाहें कि ऐसा कोई नंबर जो लास्ट 15 दिन में व्यक्ति के पास आया हो या उसने किया हो, परंतु उससे पहले कभी उस नंबर पर बात नहीं हुई हो, तो वह हमें न्यू नंबर में दिखाई देता है। इसके अलावा एक ऑप्शन डिलीट फिल्टर शीट का है। यदि आपने स्वतः सर्च करते हुए बहुत सारी फिल्टर फाइल बना ली हैं
और आप उन सभी को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन शो ए पार्टी का है। हमने नीचे जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें ए पार्टी का रिकॉर्ड नहीं दिखाया है। यदि आप चाहते हैं कि वह रिकॉर्ड नीचे रिपोर्ट्स में दिखे तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यदि काम करते वक्त आपने सर्च एंड फिल्टर को चेंज कर दिया है और आप उसे एक साथ रीसेट कर पहली अवस्था में लाना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। एक नया ऑप्शन एडवांस सर्च के नाम से दिया गया है। यह एडवांस सर्च इसी सर्च एंड फिल्टर का एडवांस वर्जन है। आप इस ऑप्शन को भी यूज़ करके अपना डाटा निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस और दिखाई दे रहे हैं। पहला सर्च, जो हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। यहाँ दूसरा ऑप्शन सर्च ऑल प्लस मर्ज। इसका इस्तेमाल यह है कि यदि आप कोई सर्च एक साथ कई फाइलों में करना चाहते हैं और उसका रिकॉर्ड एक ही फिल्टर फाइल में या फिर रिपोर्ट में देखना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सर्च ऑल की। इसमें यदि हम कोई डाटा अलग अलग फाइलों में सर्च करना चाहते हैं और उनका रिजल्ट भी अलग अलग फाइलों में देखना चाहते हैं तो सर्च ऑल का ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। हमारा यह सॉफ्टवेयर जब आपको डाटा सर्च करके देता है तो आप चाहें तो उसे दूसरे टैब में या रिपोर्ट रूप में भी देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यह टैब रूप में दिखाता है। यदि आप रिपोर्ट रूप में देखना चाहें तो आपको सेटिंग में जाकर कुछ परिवर्तन करना होगा। उसके बाद आप सर्च किया हुआ डाटा रिपोर्ट रूप में भी देख सकेंगे। इसके अलावा आप जब जब सर्च फंक्शन का उपयोग करते हैं तब उपयोग करने के बाद रीसेट बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आपके अगले सर्च में आपको कोई परेशानी ना आए। यहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारी जो रिपोर्ट्स एनालिसिस होने के बाद आई है उनमें से एक रिपोर्ट में एक नंबर पर यदि हम डबल क्लिक करते हैं तो एक छोटी विंडो आपके सामने दिखती है। इस विंडो में पहला ऑप्शन कॉपी करने के लिए है। दूसरा ऑप्शन यदि इस पर्टिकुलर नंबर को हम यदि ट्रूकॉलर, गूगल, फेसबुक या ट्विटर पर सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ साथ में एक और ऑप्शन आ रहा है बुकमार्क के नाम से। यह ऑप्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आपको अलग अलग नंबर को अलग अलग कलर कोड देना हो या नंबर पर ले जाते ही आपको पता चल जाए कि यह कौन है तो आप बुकमार्क वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप बुकमार्क पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन होगी जहां पर आप आपका कमेंट या उस नंबर का कोई भी कलर कोड दे सकते हैं। इससे वह नंबर जहां जहां भी इन्वेस्टिगेशन में दिखेगा उस कलर द्वारा पहचाना जा सकेगा। यदि किसी भी वक्त आप बुकमार्क डिलीट करना चाहें तो स्क्रीन में दर्शाए अनुसार उसे डिलीट कर सकते हैं। यहां पर सस्पेक्टेड डाटा का मैनेजमेंट भी है। सबसे पहले सस्पेक्टेड डाटा डालने के लिए आपको स्क्रीन में दिखाए अनुसार मास्टर्स में जाना होगा। वहां आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सस्पेक्टेड ऑब्लिक ऑफेंडर मास्टर। आपको उस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने पर एक नई विंडो आपके सामने आएगी। उसमें आपको कुछ सर्च ऑपरेशन दे रखे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए आप किसी डेटा को सर्च भी कर सकते हैं। यदि वह सर्च में नहीं है तो आप सस्पेक्टेड नंबर ऐड भी कर सकते हैं। यदि एक बार आपने रिकॉर्ड ऐड कर दिया तो उसके बाद आप आसानी से अपनी रिपोर्ट फाइल में सस्पेक्टेड यूजर को देख सकते हैं। यदि उसका कोई रिकॉर्ड आपकी रिपोर्ट फाइल से मिलान खाता है तब। अब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो सर्च फिल्टर के पास में एक और टैब है कॉमन के नाम से। उस पर क्लिक करने पर हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन कॉमन नंबर के नाम से दिखाई दे रहा है। कॉमन नंबर एक से अधिक फाइल्स पर काम करता है। मतलब यदि आपके पास में दो या दो से अधिक CDR फाइल हैं तो आप उन दोनों फाइल में ऐसे नंबर जो पहली फाइल में भी हैं और दूसरी फाइल में भी हैं, या कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनका संपर्क पहले व्यक्ति से भी है और दूसरे व्यक्ति से भी है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर कॉमन नंबर निकालने के लिए अलग अलग बटन दिए गए हैं। आप किसी से भी कॉमन नंबर निकाल सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन कॉमन लोकेशन का है। इसके माध्यम से आप दो CDR के मध्य कॉमन लोकेशन निकाल सकते हैं। यदि वह CDR सेम नेटवर्क एंड सेम सर्किल की है तब। यदि मान लीजिए आपके पास जो CDR है वह अलग अलग नेटवर्क की है, तब आप अगला ऑप्शन कॉमन लोकेशन लेट लॉन्ग यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ी लिमिटेशन है। आप पर्टिकुलर अवधि के बीच में ही यह रिपोर्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद कॉमन IMEI का ऑप्शन है। यदि आप किन्हीं दो CDR में कॉमन IMEI देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके आगे फिर एक ऑप्शन मल्टी CDR कॉमन कॉल्स के नाम से है। यहां आप दो अलग अलग व्यक्तियों की CDR में उनके बीच में एक दूसरे के कॉल्स देखना चाहें तो इस ऑप्शन से आप देख सकते हैं। यहां एक और ऑप्शन उपलब्ध है कॉमन नंबर अदर प्रोजेक्ट्स। यदि मान लीजिए आपने कोई पहले से इन्वेस्टिगेशन की हुई है, आप उस इन्वेस्टिगेशन से चल रही इन्वेस्टिगेशन में कॉमन नंबर चेक करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें कि मैं किसी पुराने प्रोजेक्ट में से कोई CDR इस प्रोजेक्ट में ले आऊं तो आप यह भी कर सकते हैं। अब आगे एक नया टैब समरी के नाम से है। यहां पर हमने एनालिसिस किए गए डाटा की अलग अलग समरी बनाई है। जैसे पहली कॉल समरी, दूसरी IMEI की समरी, फिर टावर समरी और डेली कॉल समरी। यहां हमने IMEI हेतु एक और एडवांस समरी बना रखी है। यह सब समरी एक तरीके से रिपोर्ट फाइल है जिसको हमने स्मार्ट तरीके से आपको दिखाया है। और यहां पर एक नया ऑप्शन कॉन्फ्रेंस कॉल के नाम से है। यदि किसी भी वक्त व्यक्ति ने एक समय पर दो जनों से संपर्क किया हो तो उसे हम कॉन्फ्रेंस कॉल कहते हैं। तो यदि आप कॉन्फ्रेंस कॉल देखना चाहें तो इस ऑप्शन के माध्यम से देख सकते हैं। यहां पर एक और ऑप्शन है मैक्स लोकेशन टाइम। यदि आप किसी व्यक्ति की मैक्स लोकेशन देखना चाहें
तो इस ऑप्शन के माध्यम से देख सकते हैं। अब एक अन्य टैब एक्स्ट्रा डाटा शीट के नाम से है। इसमें पहला ऑप्शन अपडेट सब्सक्राइबर का है। यदि मान लीजिए आपके पास सब्सक्राइबर डेटा है और आप एनालिसिस करते वक्त प्रारंभिक विंडो में राइट क्लिक करना भूल गए, तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से आपकी एनालिसिस फाइल में सब्सक्राइबर डाटा अपडेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अपडेट टावर का है। यदि आप किसी कारणवश टावर अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन अपडेट हैंडसेट का है। यह हैंडसेट का नाम आपको दिखाता है। यदि आप इसे भी एनालिसिस फाइल में अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन पुलिस डाटा फिल्टर का भी है। यदि आप हमारे पास उपलब्ध पुलिस डाटा में से यह देखना चाहें कि कोई नंबर ऐसा तो नहीं जो पुलिस का हो, जो इस सीडीआर में हो, तो आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही सस्पेक्टेड मोबाइल का फिल्टर भी है और सस्पेक्टेड IMEI का फिल्टर भी है। इसके अलावा यदि आप अपने लोकल टावर डाटा को यूज ना करते हुए हमारे ऑनलाइन टावर डेटा से आपकी एनालिसिस फाइल अपडेट करना चाहते हैं, तो आप अपडेट टावर ऑनलाइन वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से IP ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू कॉलर, IP डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। रीनेम शीट के माध्यम से आप किसी भी शीट का नाम परिवर्तित कर सकते हैं और उसे अपने अनुसार एक स्मरणीय नाम डाल सकते हैं। यदि आप एक से अधिक CDR को आपस में जोड़ना चाहें तो मर्ज शीट के ऑप्शन से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड किसी भी शीट से या पूरे प्रोजेक्ट से डिलीट करना चाहें तो रिमूव डुप्लीकेट इन शीट और रिमूव डुप्लीकेट इन प्रोजेक्ट से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई जंक डेटा भी किसी प्रोसेसिंग में बना हो तो उसे भी डिलीट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन ग्राफ्स का है। इसमें हमने ग्राफिकली रिपोर्ट को दिखाया हुआ है। फिर अगला ऑप्शन मैप का है। यहां हमने पहले ऑप्शन में रूट मैप दिखा रखा है। रूट मैप में हमने यूजर का ट्रेवल जैसे एक टावर से दूसरे टावर और दूसरे टावर से तीसरे टावर में होता हुआ दिखाया है। इसमें टावर में रहते हुए जो कुछ किया वह भी दिखा रखा है। उसके बाद अगला ऑप्शन लोकेशन मैप का है। इसमें हमने यूजर ने जो ट्रैवल किया एक टावर से दूसरे टावर, उसको गूगल मैप पर दिखा रखा है। इससे आप आसानी से यह देख सकते हैं कि यूजर ने कहां कहां ट्रैवल किया है। फिर हमने अन्य दो ऑप्शंस में यही डाटा डेट रेंज के माध्यम से दिखा रखा है। फिर अगला टैब एक्सपोर्ट का है। आप यदि एनालिसिस होने के बाद आई रिपोर्ट्स को अपने सिस्टम में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या यदि आप पर्टिकुलर किसी एक रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और आप चाहें सारी रिपोर्ट एक साथ एक्सपोर्ट हो जाए तो भी आप वह कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य टैब प्रिंट के नाम से है। अधिकतर देखा जाता है जो डेटा एक्सपोर्ट किया है उसका प्रिंट निकालने में हमें बहुत कठिनाई आती है। तो यदि आप किसी रिपोर्ट का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट टैब के माध्यम से उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का प्रिंट निकाल सकते हैं। अब यदि आप स्क्रीन में राइट साइड में
ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको डाटा की समरी दिखाई देगी। इसके अलावा आप यदि किसी एनालिसिस फाइल को डिलीट करना चाहें तो रिमूव शीट ऑप्शन से उसे डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य फाइल को इसी प्रोजेक्ट में एनालिसिस करना चाहें तो आप ऐड शीट के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। अब यदि आप स्क्रीन में राइट साइड में नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको एक पेजिंग नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। यदि मान लीजिए आपका रिकॉर्ड 15,000 से ज्यादा है तो आप पहले पेज पर 15,000 रिकॉर्ड ही देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर अन्य रिकॉर्ड देख पाएंगे और आप चाहें तो पेज साइज 15,000 को आप चेंज भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो 25,000 रिकॉर्ड भी आप पहले पेज पे देख सकते हैं। मतलब जो रिपोर्ट आपको दिख रही है उसमें यदि ऐसा होता है तो आपको पेजिंग के माध्यम से वह डेटा देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी प्रोजेक्ट को बंद करके चालू करते हैं तो आप यह चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट में जितनी भी शीट आपने एनालिसिस की है वह एक साथ ओपन ना हो। आप जिसे ओपन करना चाहें वह ही ओपन हो। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर में सेटिंग मेन्यू पर जाना होगा। वहां पर आपको जनरल सेटिंग मिलेगी। वहां पर यदि आप लोड ऑल शीट्स व्हाइल ओपन प्रोजेक्ट्स नो कर देंगे तो जब आप प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तब एक साथ सभी फाइल्स ओपन नहीं होगी। अब हमारा सीडीआर एनालिसिस का पार्ट खत्म होता है। अब हम यहां सॉफ्टवेयर की कुछ मास्टर सेटिंग्स हैं जिनके बारे में जानेंगे। क्योंकि यदि आप सॉफ्टवेयर का पूर्णतः उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इन सभी सेटिंग्स के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेडर मास्टर की। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अपने पास जो सीडीआर आती है उसमें जो कॉलम के नाम आते हैं उन्हें पहचानने के लिए हमें हमारे सॉफ्टवेयर में उन कॉलम के नामों को पहले से ही सेव रखना पड़ता है, जिससे जब आप इन्वेस्टिगेशन करें तो सॉफ्टवेयर स्वतः ही सभी कॉलम्स की पहचान कर ले। इसके अलावा जैसा हमने पहले बताया था कि अलग अलग कंपनियां जैसे एयरटेल, जियो आदि अलग अलग कॉलम को अलग अलग नाम से प्रदर्शित करती है और सभी नाम याद रखना हम सभी के लिए मुश्किल होता है। इसलिए हमें उन नामों को सॉफ्टवेयर में सेव करना पड़ता है जिससे इन्वेस्टिगेशन आसानी से किया जा सके। यहाँ स्क्रीन में एक तरफ आपको सीडीआर में आने वाले सभी कॉलम्स के नामों को दिखा रखा है एवं दूसरी तरफ उस हेडर के वह सभी नाम दिखा रखे हैं जो अलग अलग कंपनी द्वारा भेजे जाते हैं। यदि यहाँ आपको किसी कारणवश किसी कॉलम का नया नाम सेव करना पड़े तब आप सबसे पहले हेडर साइड में कॉलम का नाम सेलेक्ट करें। उसके बाद राइट साइड में लिखे ऐड हेडर एंड कॉलम के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें वह नाम जो नया है उसे सीडीआर फाइल से कॉपी कर यहाँ पेस्ट कर दें और ऐड कॉलम बटन को दबा दें। इससे वह नाम हमारे सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉल टाइप की। आपके पास जो सीडीआर आती है उसमें कॉल टाइप का एक कॉलम होता है जिससे हमें पता चलता है कि कॉल इनकमिंग है, आउटगोइंग है या एसएमएस है। अब यहाँ इस कॉलम के नाम को भी अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से प्रदर्शित करती हैं। इसलिए हमें इन सभी नामों को हमारे सॉफ्टवेयर में
पहले से ही सेव करना पड़ता है। अतः यदि आपको किसी कारणवश ऐसा करना पड़े तो आप इस स्क्रीन के माध्यम से वह नाम जो नया है और पहले से नहीं है उसे जोड़ सकते हैं। जब हम CDR एनालिसिस करते हैं तब हमें टावर डाटा और सब्सक्राइबर डाटा की आवश्यकता होती है। यह दोनों ही आपके पास DB फॉर्मेट में होने चाहिए। यदि आपके पास यह डेटा है तो आपके सॉफ्टवेयर को आपको यह बताना होता है कि वह आपके सिस्टम में कहाँ रखा है, जिससे इन्वेस्टिगेशन के समय सॉफ्टवेयर स्वतः उस डाटा पाथ के माध्यम से डाटा दिखा सके। अतः दिखाई गई स्क्रीन के अनुसार आप अपने डाटा का पाथ सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो स्क्रीन हमारे सामने है उसके माध्यम से हम रोमिंग कॉलम में आ रहे नामों को हमारे सॉफ्टवेयर में उपलब्ध सर्किल एवं नेटवर्क के नाम से मिलान करते हैं। यहां ऊपर दिखाई गई स्क्रीन में एक्सपोर्ट कॉलम के बारे में बताया गया है। मतलब यदि हम किसी CDR फाइल को एनालिसिस करने के बाद में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट में कौन कौन से कॉलम आने चाहिए और उनका क्या ऑर्डर होना चाहिए, इस स्क्रीन के माध्यम से हम वह मैनेज कर सकते हैं। यहां अब सॉफ्टवेयर की कुछ जनरल सेटिंग के बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला ऑप्शन शो सर्च फिल्टर शीट्स इन पॉपअप विंडो का है। इसमें यदि हमने नो ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो जब भी हम CDR में कुछ भी सर्च करेंगे तो वह फिल्टर शीट के रूप में हमें नए टैब में दिखाई देगा, और यदि यस सेलेक्ट करेंगे तो एक रिपोर्ट रूप में एक नई विंडो के साथ हमें दिखाई देगा। दूसरा ऑप्शन लोड ऑल शीट्स व्हाइल ओपन प्रोजेक्ट्स। यदि यहां हमने यस सेलेक्ट कर रखा है तो जब भी हम किसी पुराने प्रोजेक्ट को ओपन करके देखना चाहेंगे तब सभी वे फाइलें जो हमने प्रोजेक्ट में डाली थी एक साथ आपको टैब फॉर्मेट में दिखने लग जाएंगी। इसके अलावा यदि हमने नो सेलेक्ट किया है तब आप अपने अनुसार जिस फाइल को ओपन करेंगे वह फाइल ही आपको दिखेगी। इससे प्रोजेक्ट ओपन होने में कम समय लगता है। फिर तीसरे और चौथे नंबर पर सब्सक्राइबर डाटा के बारे में राइट मार्क के लिए है। यदि आप जिस विंडो से डाटा चढ़ाते हैं वहां आप चाहते हैं कि सब्सक्राइबर डाटा पे पहले से ही चेक बॉक्स लगा आए तो आप यस लगाकर ऐसा कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सिक्स्थ लास्ट ऑप्शन की, शो टोटल कॉल्स इन करेक्टेड। मतलब यदि यहां आप यस सेलेक्ट करते हैं तो एनालिसिस होने के बाद में जो करेक्टेड रिपोर्ट आती है उसमें जिस भी पार्टी से संपर्क हुआ है वह उस CDR में और कितनी बार है, पहले रिकॉर्ड पर ही हमें टोटल कॉल्स वाले कॉलम के माध्यम से पता चल जाएगा। यहां जनरल सेटिंग में आप अपनी इच्छा अनुसार यस और नो का सिलेक्शन कर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। साथियों, वैसे तो हमने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि हम आपको सब कुछ बता सकें और समझा सकें, लेकिन फिर भी यदि हम आपको नहीं समझा सके हों तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पर कॉल करके किसी तरह की भी सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।